हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद विक्रम। गाइस, कल मैंने कमेंट्स पढ़े और कमेंट्स में बहुत ही अच्छी अप्रिसिएशन मिली थी मुझे। काफ़ी अच्छे से काफ़ी लोगों ने समझा और जिनको समझ में नहीं आया प्लीज़ वो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। अगर वो थोड़ा भी ध्यान लगाते हैं तो समझ में आ जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल ही बेसिक्स हम यहाँ पे क्लियर करा रहे हैं और बहुत ही डिटेल में हर एक एग्जाम्पल को समझाया जाता है। तो आप कोशिश करें कि अपने आप को उस तरह से अटेंटिव बनाएं जब भी कुछ समझाया जाता है। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप स्पेसिफिकली वो क्वेश्चन बोलें या वो पोर्शन बोलें जहां पे मैं आपको समझा सकूं। एंड का 10 मिनट या फिर इस तरह से बोलना कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ये बिल्कुल दिखाता है कि आप उस तरह से अटेंटिव नहीं रहे होंगे क्लास के बीच, क्योंकि इतना भी कुछ इसमें टफ नहीं है जो कि ना समझ में आए। और अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप स्पेसिफिकली उस पोर्शन को पूछे जिस पोर्शन में आपको प्रॉब्लम होती है। ठीक है गाइज, तो मैं थोड़ा सा कल वाली क्लास एंड की क्लियर कर देता हूं क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा है तो उनको पहले क्लियर करना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम्स थी। एंड में मैंने शेड और शैडो दो वर्ड्स लिए थे। शेड और शैडो को एक्सप्लेन किया था। शेड क्या होती है? शेड होती है छाया और शैडो होती है परछाई। शेड होती है छाया और शैडो होती है परछाई। अब छाया क्या होती है? किसी चीज को, कोई चीज है वो धूप में है, उसकी छाया के नीचे, मतलब सपोज करो पेड़, तो पेड़ के नीचे सोना यानी पेड़ की छाया के नीचे सोना। पेड़ की परछाई अलग हो जाता, पेड़ की छाया अलग हो जाता। पेड़ की परछाई क्या, जो जमीन पे उसकी पड़ रही है धूप के वजह से, है ना। तो उस परछाई के नीचे कोई नहीं सो सकता है क्योंकि वो जस्ट अबव द लैंड बन रही है। ठीक है। और पेड़ की छाया मतलब जहां पे धूप नहीं पड़ रहा है, शेड, एकदम शेड। जैसे मैं बारिश हो रही है और बारिश के समय मैं क्या करना चाहता हूं, एक ऐसी जगह पे जाना चाहता हूं जहां पे मुझे शेड मिल सके, छाया मिल सके। अब यहां छाया का मतलब वो वाला छाया नहीं है, यहां मतलब है कि मुझे थोड़ी सी बारिश से बचाव हो सके, है ना। तो कल जो मैंने समझाया था उसमें मैंने एक एग्जाम्पल दिया था शेड के ऊपर और शेडो के ऊपर। शेड में था कि द लायन इज स्लीपिंग अंडर द शेड ऑफ ट्री। देखो, जो शेर है वो किसके नीचे सो रहा है? शेड ऑफ ट्री, छाया। यहां पे मैं शैडो यूज नहीं कर सकता। शैडो होता है परछाई। पेड़ की जो परछाई जमीन पे बन रही है उसके नीचे शेर सो सकता है क्या? कॉमन सेंस लगाओ, है ना, नहीं सो सकता। तो ये बेसिक सी बात थी। अगर मैं अब शैडो की बात करता हूं तो द वाइफ इज शैडो ऑफ हर हस्बैंड। अपने पति की क्या होती है? शैडो होती है, परछाई होती है। अब ये परछाई है ना। अगर मैं और एग्जांपल्स देना चाहूं, ये तो कल के एग्जांपल्स थे, आज अगर मैं एग्जांपल देना चाहूं शैडो का, तो शैडो, द लायन सॉ हीज शैडो इन दी वेल, है ना। या फिर उसने अपना शैडो देखा कहां पर? वेल में। अब वो वेल में पानी वाला वेल नहीं है, खाली वेल पड़ी होगी और उसमें उसकी परछाई दिख रही होगी। या फिर रास्ते में चल रहा है तो उसकी परछाई दिख रही होगी, वहां शैडो है। लेकिन अगर मैं कहूं शेड, यहां पर वो देखता, अपना शेड देख सकता है, तो वो गलत बात है। अपना शेड नहीं देख सकता वो। शैडो मतलब अपनी परछाई और शेड मतलब किसी छाया, किसी के छाया, है ना। तो वो क्लियर हो जाना चाहिए। इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट था नहीं, बट ये कंफ्यूजन होती है तो इस कंफ्यूजन को मैंने क्लियर करने की कोशिश की थी कल। और एयर्स और एयर, ये भी लास्ट के पोर्शन में थे। एयर मीन्स होता है सांस लेना, सांस छोड़ना। इस वाली एयर को कहते हैं, इस वाली हवा को कहते हैं एयर। ठीक है। और ये जो हवा अगर बह रही होती है यहां पर, तो उस हवा को कहते हैं विंड। ठीक है। और अगर मैं समुद्र किनारे बैठा हूं तो उसको कहते हैं ब्रीज। अगर मैं ये कह दूं वहां पर मैं समुद्र किनारे बैठा हूं और वहां पर मैंने ये बोल दिया कि देखो भाई यहां तो बहुत अच्छी एयर चल रही है या बहुत अच्छी विंड चल रही है, तो दोनों ही गलत हैं, टेक्निकली गलत है। क्योंकि समुद्र किनारे जो शीतल हवा बहती है उसकी बात चल रही है, ब्रीज, है ना। अगर मैं ये कहूं कि मैं ब्रीज इनटेक कर रहा हूं, ब्रीज इनटेक कर रहा हूं, यहां पर ब्रीज मतलब क्या होता है? बहने वाली हवा। इसको अंदर नहीं ले सकता ना मैम। कौन सी हवा को लेते हैं? सांस लेने वाली हवा को। तो उसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड है एयर। अगर थोड़ा सा आप कंसंट्रेटेड होकर पढ़ते हैं, थोड़ा सा अटेंटिव होकर पढ़ते हैं, तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इंग्लिश। ठीक है। तो थोड़ा सा फोकस होकर पढ़े तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी चीजें। ठीक है। और मैंने कौन सा लास्ट में पोर्शन में पढ़ाया था? एक हो गया एयर, एयर, शेडो, शेड,
और क्या हो सकता है, और बाकी तो ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट था नहीं जो मेरे हिसाब से लगता है। अगर मैं हाँ पेन्स और पेन की बात करता हूँ तो पेन मीन्स होता है दर्द और पेन्स मीन होता है पॉजिटिव एफर्ट। अगर मैं अपने आप को पढ़ाने के लिए कुछ पॉजिटिव एफर्ट्स लगा रहा हूँ तो मैं कहता हूँ आई टेक लॉट ऑफ पेन्स टू टीच यू, है ना। तो मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए बहुत पॉजिटिव पेन्स क्या कर रहा हूँ, बहुत पॉजिटिव एफर्ट्स लगा रहा हूँ। यहाँ मेरे को दर्द नहीं हो रहा है, यहाँ पेन्स एक वर्ड है और इस वर्ड का मीनिंग ही कुछ और है जो कि सिमिलर दिखता है इस वर्ड से, बट ये अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है और ये अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, दोनों का कॉन्टेक्स्ट अलग है, ठीक है। तो ये समझने की बात है कि आप किस तरह से कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। ये आप क्योंकि इस एज में एक मैच्योरिटी लेवल आ जाता है अंडरस्टैंडिंग में, तो प्लीज उस पर थोड़ा फोकस करो। तो कल की क्लास एंड करते हुए आज की क्लास पे आते हैं। आज की क्लास है हमारी कलेक्टिव नाउन की। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है तो आज की क्लास ज़्यादा बड़ी ना हो, और क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, बट हाँ यहाँ पर याद करना ज़रूरी है। जैसे कि हर्ड ऑफ एनिमल, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स होता है, आर्मी ऑफ सोल्जर्स होता है, ट्रुप ऑफ आर्टिस्ट होता है, ये हमें याद करना होगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम्स में ऐसा कह देगा, सपोज करो, डस्टर कहाँ रख दिया, सपोज करो कि आप एग्जाम में बैठे हैं और एग्जाम में या फिर किसी से भी दोस्त से बात कर रहे हो तो आपने कह दिया कि भाई आ फ्लॉक ऑफ एनिमल जा रहा है। क्या बोल दिया? आ फ्लॉक ऑफ एनिमल। तो यार ये देखने में कितना गलत है, हालांकि हमें नहीं पता है सेंस। मतलब यहां पर याद करने वाली क्या बात है, फ्लॉक कभी भी एनिमल्स के लिए यूज नहीं होगा, फ्लॉक किसके लिए यूज होगा? बर्ड्स के लिए यूज होगा, ठीक है। अगर मैं और एग्जांपल्स की बात बताऊं कि क्लास ऑफ स्टूडेंट, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट बिल्कुल सही है, लेकिन अगर मैं कहूं अ क्लास ऑफ एनिमल्स इज गोइंग, अ क्लास ऑफ एनिमल्स इज गोइंग देयर, है ना, एक क्लास ऑफ एनिमल जा रही है, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि क्लास वर्ड स्पेसिफिकली बना ही किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए बना है, या फिर ऐसे जो एजुकेशनलिस्ट होते हैं उनके लिए बना हुआ है, ठीक है। यहां पर हमने इसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो जैसे गैंग है, अब गैंग ऑफ रॉबर्स होता है, गैंग ऑफ रॉबर्स होता है, यहां पर गैंग दिखाता है इन रॉबर्स के लिए। यहां पर मैं ये नहीं बोल सकता गैंग ऑफ स्टूडेंट्स, गैंग ऑफ स्टूडेंट्स हो ही नहीं सकता, है ना। तो यहां कलेक्टिव नाउन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमें याद करने होंगे वर्ड्स को। हमें याद करना होगा किसको? वर्ड्स को, कि कौन से वर्ड्स किसके साथ यूज होते हैं। और इसका जो प्लस पॉइंट है, या कह लो जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो यही है, यही सारे वर्ड्स। अब कलेक्टिव नाउन यूज किसके लिए होता है? ये ग्रुप के लिए यूज होता है, क्योंकि हम सभी को स्पेसिफिकली नहीं बोल सकते, है ना। तो इसको ग्रुप के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? ग्रुप के लिए, या फिर किसी भी चीज को एज अ कलेक्शन ले लिया जाता है। एनिमल्स बहुत सारे हैं तो वो हर्ड हो गया, ठीक है, और बर्ड्स बहुत सारे हैं तो फ्लॉक ऑफ बर्ड्स हो गए। सोल्जर्स अगर बहुत सारे हैं तो उनके लिए आर्मी यूज कर लेते हैं। ट्रुप ऑफ आर्टिस्ट भी हो जाता है, ट्रुप ऑफ सोल्जर्स भी हो जाता है। ट्रुप ऑफ सोल्जर्स में देखो कैसे, सपोज करो जब इंडिया और पाकिस्तान में लड़ाइयाँ होती थी और एक 1971 जो भी था, उस समय बांग्लादेश बनने वाला था जब, तो इंडिया के कई ट्रूप्स गए थे वहाँ पे। ट्रूप्स मतलब दस्ते गए थे बहुत सारे आर्मी के, है ना, वो सारे अलग अलग जाकर वहाँ पर उन्होंने फाइट की थी। ट्रूप्स गए थे अलग अलग। तो यहाँ पर ट्रूप्स मतलब एक ग्रुप ऑफ सोल्जर को शो कर रहा है, ठीक है। मॉब ऑफ राइटर्स, मॉब ऑफ राइटर्स मतलब जैसे आजकल आप लोगों ने बहुत सुना होगा मॉब लिंचिंग के बारे में, है ना। मॉब लिंचिंग मतलब किसी भी एक इंसान को बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, वो मॉब लिंचिंग होती है। और आजकल न्यूज़ चैनल्स में बहुत चल रहा है ना, मतलब चल रहा था काफ़ी समय से, जब दिल्ली में राइट्स हुए थे। तो ये राइटर्स क्या होते हैं? जो भी वो करते हैं, दंगा फसाद करते रहते हैं, उनका जो ग्रुप होता है उसे मॉब ऑफ राइटर्स कहते हैं, ठीक है। तो मॉब लिंचिंग वर्ड भी वहीं से आया है, ठीक है। अब ये राइटर्स जो होते हैं, अब ये इनकी जगह पे मॉब कहीं और यूज़ नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद हम फ्लीट ऑफ शिप्स की बात करते हैं। फ्लीट ऑफ शिप्स मतलब जो शिप्स होती हैं उनका एक ग्रुप होता है, ठीक है। आगे देखो, अ क्रू ऑफ सेलर्स मतलब जो कि समुद्र में चलते हैं, मतलब जो शिप्स चलाते हैं, उनका एक क्रू मेंबर होता है। जैसे एरोप्लेन में भी एक क्रू होता है ना,
क्रू क्या होता है उसमें, एक तो कोई जो कैप्टन होगा, फिर उसके बाद जो स्टाफ होगा, सपोर्टिंग स्टाफ होगा, वो सब कुछ मिलाकर क्या बन जाएगा, क्रू बन जाएगा। अब पैक ऑफ लायर्स, झूठों का एक क्या बनना, पैक बनना, मतलब बहुत सारे लायर्स एक साथ इकट्ठा होना। यहां पर मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो वर्ड्स जिनके लिए लिखे गए हैं उन्हीं के लिए यूज होते हैं, इसलिए इनका जो प्लस पॉइंट यह है कि इन्हें इस तरह से ही अगर याद कर लेते हैं तो हम कहीं भी नहीं फंसते हैं। लेकिन अगर कहीं पे भी ये गलत लिखा आएगा, जैसे कि अगर मैं कहूं अ स्ट्रिंग ऑफ म्यूजिशियन, ये कहीं भी यूज होता हुआ नहीं होगा, देखेंगे आप। और अगर कहीं पे यूज हो जाता है तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर म्यूजिशियन के लिए स्ट्रिंग नहीं बैंड होता है। तभी तुम देखते होगे जितने भी कॉन्सर्ट्स होते हैं उनमें एक स्पेसिफिक बैंड नाम सुना जाता होगा, ये बैंड बहुत फेमस है, ये बैंड बहुत फेमस है। आप लोगों का बैंड फेमस कौन सा है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। तो यहाँ पर बैंड किसके लिए यूज़ हो रहा है, म्यूजिशियन के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो अब आप लोग इसके बारे में क्लियरली समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद आती है इनकी बारी, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, कैटल, रिसेंट्री, एक्सक्रेटा, पुलिस, जियोमानरी, इंसिग्निया, पीपल, क्लर्जी, टेनर्टी, जेंट्री, पॉल्ट्री, वर्मिन, नोबिलिटी, इन्फेंट्री एंड इंसेक्ट, ये सारे ग्रुप के लिए यूज होता है। इंसेक्ट एक नहीं है, देखने में इंसेक्ट सिंगुलर लग रहा है लेकिन ये सिंगुलर नहीं है प्लूरल, ठीक है। उसी तरह जेंट्री सिंगुलर दिख रहा है लेकिन है नहीं, यहाँ जेंट्री मतलब सिटीजन्स की बात हो रही है, जो दिल्ली के लोग हैं। जो दिल्ली के लोग हैं उन लोगों को पॉलिटिक्स के ऊपर चर्चा करने की बहुत आदत है ना। तो जेंट्रीज, अगर मैं कहूँ जेंट्रीज ऑफ दिल्ली, अगर मैं इसको इस तरह से यूज करूँ, जेंट्रीज ऑफ दिल्ली आर इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, ठीक है। अब देखिए ये लोग क्या हैं, पॉलिटिक्स में बिल्कुल इंटरेस्टेड है। यहां पर गलती क्या है, गलती ये वर्ड है। यहां जेंट्रीज मतलब कि भाई बहुत सारे लोगों की बात हो रही होगी, लेकिन असल में जेंट्री ही पूरे दिल्ली के वासियों के लिए यूज किया गया है, तो ये कभी भी जेंट्रीज नहीं होगा। और अगर सेंटेंस और गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता तो ये जेंट्री ही लिखे रहने देते और यहाँ पे इज लगा देते। तो यानी कि इनमें नोट करने वाली बात क्या है कि ये देखने में भले ही सिंगुलर लगते हों लेकिन ये प्लूरल होते हैं। दूसरा, और जब भी ये किसी सेंटेंस में यूज होते हैं तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब कभी भी सिंगुलर नहीं होती, क्या होती है, हमेशा प्लूरल होती है। तो हमेशा क्या रहेगी, वो प्लूरल रहेगी। ये कैसे क्लियर हुआ, देखो इसमें रटने वाली बात नहीं है कुछ। जैसे मैं कहता हूं कैटल्स आर, अगर मैं ये कहूं कैटल, एक से ज्यादा है ना भाई, तो मैं कहता हूं कैटल्स आर वंडरिंग हेयर एंड देयर, है ना, क्या कर रही हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, हेयर एंड देयर। देखो भाई, कैटल्स आर वंडरिंग हेयर एंड देयर, तो जो कैटल्स है ये वर्ड ही गलत है, क्योंकि कैटल असल में यूज किसके लिए हुआ है, जितनी भी गाय होंगी उसमें, जितनी भी गाय होंगी उन सब के लिए क्या यूज हुआ है, कैटल यूज हुआ है। अब कैटल में गाय भी आ जाता है, भेड़ भी आ जाएगी, और वो सारा जो कैटल है वो बहुत ग्रुप के लिए यूज हुआ है। किसके लिए हुआ है, यूज हुआ है ग्रुप के लिए। तो जब ग्रुप के लिए ऑलरेडी उस वर्ड को नाम दिया गया है, स्पेसिफाई किया गया हुआ है, तो हमें उधर ईएस लगाने की जरूरत नहीं थी। और अगर सपोज यहां पर कैटल लगा होगा तो हमें मन करेगा यार चलो ये तो सिंगुलर दिख रहा है, यहां पे लगा देते हैं इज, तो ये भी गलत हो जाएगा। हालांकि ये देखने में क्या लग रहा था, सिंगुलर लग रहा था, पर यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी चाहिए, प्लूरल लगानी चाहिए। तो इन एग्जांपल्स में रटने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात यह है कि देखने में भले ही कैसे लगते हों, भले ही लगते हों सिंगुलर, लेकिन होंगे क्या ये प्लूरल, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों की बात कर रहा है एक ही बार में। तो इनके लिए जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो भी क्या होगी, प्लूरल होगी, वो भी सिंगुलर नहीं होगी। तो ये बात इसमें समझने वाली थी, ठीक है। और भी कुछ समझाते हैं जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है।
जैसे इंसेक्ट, इंसेक्ट की बात करते हैं। इंसेक्ट मतलब क्या, किसी एक कीड़े की बात हो रही है, यहां पे कीड़ों का ग्रुप है ना, कीड़ों की ग्रुप की बात हो रही है, तो ये इंसेक्ट्स हम यहां पे यूज कर सकते हैं, इंसेक्ट्स है ना। तो यहां पर जो इंसेक्ट्स है ये यूज करना सही रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि इंसेक्ट ऑलरेडी किसके लिए यूज हो गया है? कीड़ों के लिए हो गया है ना। उसी तरह अगर यहाँ पे वर्मिन, वर्मिन जो होते हैं ये एक तरह से जो खेत होता है, खेतों में पड़ने वाले जो होते हैं ना कीड़े मकोड़े, जो खेतों में पड़ जाते हैं और खेत को बर्बाद कर देते हैं, तो मैं कह सकता हूँ वर्मिन्स आर डिस्ट्रॉइंग द फॉरेस्ट, वर्मिन्स आर डिस्ट्रॉइंग द फॉरेस्ट। ये ठीक है, आर लग रहा है बिल्कुल सही है, लेकिन ये वर्मिन ऑलरेडी एक ग्रुप को शो कर रहा है ना, तो यहां पर एस नहीं लगेगा, यहां पर क्या लगेगा? सिंगुलर ही रहेगा, ये वर्मिन ही रहेगा, वर्मिन्स नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हमें समझने की जरूरत थी। ठीक है, अगर मैं यहां पर एक और एग्जांपल लिखना चाहूं तो वर्मिन का ही, वर्मिन हार्म्स द प्लांट, वर्मिन्स जो है वो प्लांट को क्या कर रहे हैं? हार्म करते हैं। अब भाई वर्मिन एक इंसान होता ना तो बिल्कुल सही था, सब जो हमारा टेंस कहता है, टेंस के हिसाब से प्रेजेंट सिंपल क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या ईएस लगा दो, है ना। यहां पर ये देखने में तो क्या लग रहा है? सिंगुलर, तो यहां पर हम क्या करेंगे जल्दबाजी में? चलो भाई लगा देते हैं, और लगाते ही क्या हो जाएगा? ये गलत। फिर तुम बोलोगे यार नंबर कहाँ कट गए? नंबर यहाँ कट गए, है ना। ये भले ही देखने में गलत है लेकिन सही है लेकिन गलत होगा, तो ये छलावा था, इस छलावे से बच जाना। ठीक है, समझ में आया? और एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं, सॉरी हाथ में ही है। ठीक है, और एग्जांपल्स की तरह जैसे कैटल की तरफ चलते हैं, कैटल की तरफ चलें या कोई और अच्छा एग्जांपल देखते हैं। जैसे पीपल उठाते हैं, पीपल लोग, है ना। लोग ऑलरेडी एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। तो यहां पर तो ये आपको बिल्कुल ही आसानी से समझ में आता होगा, क्योंकि आप लोग डेली लाइफ में यूज भी करते होंगे पीपल वाले सेंटेंस। पीपल आर वॉचिंग हेयर, है ना। पीपल आर वॉचिंग हेयर, जब तुम लोग इधर उधर की हरकतें करते हो दोस्तों के बीच, तो लोग तुम्हें देख रहे होते हैं, है ना। तो क्या बोलते हैं? पीपल आर वॉचिंग हियर। यहाँ पे पीपल्स नहीं बोल देंगे, ऑलरेडी पीपल ग्रुप के लिए यूज हो रहा है ना। और पीपल एक से ज्यादा के लिए यूज होता है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई? प्लूरल हो गई। तो इसकी मदद से आप उन एग्जांपल्स को जो कि सिंगुलर लग भी रहे थे उनको भी समझ सकेंगे और उनको भी यूज कर पाएंगे, है ना। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल और दूं, इंसेक्ट कैरीज डिजीजेज, तो आप लोग इसका एग्जाम्पल क्या देंगे और आप लोग इसको कैसे सही करेंगे? सही है या गलत है? इंसेक्ट कैरी करता है डिजीजेज, भाई इंसेक्ट बिल्कुल सही लग रहा है, ये तो सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ तो हेल्पिंग वर्ब में एस या ईएस लगता है, क्योंकि जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो बीमारियां लाते हैं। हिंदी में तो लाते हैं हो गया, और इंग्लिश में तो ये लग रहा है लाता है। तो यानी कि हमें हिंदी में कन्वर्जन करते ही समय पता चल गया कि ये तो प्लूरल था, ये तो छलावा है, इस छलावे से बचना है। यहाँ क्या होगा? कैरी होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ नाउन। यहाँ पर देखो यार, मैंने कुछ कैटल क्या आवाज़ करता है, टाइगर क्या आवाज़ करता है, ये देखो सबके आवाज़ निकाल रखे हैं और आवाज़ के बारे में बता रखा है। और इनके बारे में आप अगर याद करते हैं तो सेंटेंस में अगर बोल दिया, सपोज करो कि जैसे कैटल आर कैटल्स नहीं, कैटल्स नहीं, क्या होगा? कैटल आर रोअरिंग, सपोज करो इन दी फील्ड। तो क्या गलती है सेंटेंस में? ग्रामर में मिस्टेक है? नहीं। सिंगुलर प्लूरल में मिस्टेक है? नहीं। तो गलती कहाँ है? गलती आवाज में है भाई। दहाड़ थोड़ी ना मारती है कैटल, वो तो लॉ करती है ना। तो ये डिफरेंस है, ये गलती होती है पेपर में,
क्योंकि हमें पता नहीं होता है तो फिर हम गलती कर जाते हैं। इसलिए ये भी आपको समझना होगा कि गोट या शिप ब्लीड करता है, ब्रे नहीं करता। अब ढैचू ढैचू तो करता ही है ना, ये ढैचू ढैचू करता है। अब ये जो ढैचू ढैचू करता है, अगर ये दहाड़ने लग जाएगा सेंटेंस के अंदर तो अजीब नहीं लगेगा। तो इसलिए आपको ये भी देखना होगा कि कौन कब दहाड़ रहा है और दहाड़ कौन रहा है। अगर टाइगर है तो बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन अगर एक गधा है और वो दहाड़ रहा है तो ये तो कुछ गड़बड़ है ना। ऐसे ऐसे छलावे होते हैं कलेक्टिव नाउन में, तो इन छलावों से बचना है। और ये देखो लड़कियों का ग्रुप, 4 लड़कियां जहाँ, सॉरी बोलूँगा तो गलत हो जाएगा ना। तो देखो लड़कियों का ग्रुप को क्या कहते हैं? अ बेबी ऑफ गर्ल्स। अ बेबी ऑफ गर्ल्स was sitting next to me and they were talking a lot। ऐसा होता है ना, कई बार हम बैठे जा रहे होते हैं तो हम बोल देते हैं यार जो गर्ल्स थी वो बहुत ज़्यादा बातें कर रही थी, और वो गर्ल्स बोलना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, हम क्या कहेंगे? अ बेबी ऑफ गर्ल्स, है ना। लड़कियों का समूह बहुत ज़्यादा ही क्या कर रहा था? बातें कर रहा था। तो बस ये मैंने एग्जांपल ऐसे ही बोला है, लड़के भी बहुत बातें करते हैं। लड़के भी अगर एक साथ बैठे होते हैं तो लड़कियां ऑफेंड ना हो, बिल्कुल ही नेचुरल है। अगर 4 लोग बैठेंगे तो आपस में बात करेंगे। यहाँ पर एक कलेक्टिव नाउन बहुत ही छोटा टॉपिक था, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें ये किसके साथ यूज़ होंगे, किसके साथ रिलेशन है, ये याद कर लेना। दूसरा, ये सिंगुलर दिखते हैं लेकिन है नहीं, क्या है? प्लूरल है। इनके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? प्लूरल आएगी। और प्लूरल लगा रहे हैं तो यहाँ पर भाई एस मत कर देना, जैनिटरीज मत कर देना, पीपल्स मत कर देना, या फिर जियोमानरीज मत कर देना, पुलिसेस मत कर देना। पुलिस हमेशा सिंगुलर यूज होती है, लेकिन पुलिस आर कमिंग बोल देते हैं ना, लेकिन इस बोलते हैं नॉर्मली, तो गलत है ना। तो जो हम कैजुअली मिस्टेक भी करते हैं बोलते समय, वो भी इंप्रूव हो गया है। और जिसको समझ नहीं आ रहा है प्लीज़ वो डिटेल में समझने की कोशिश करें, और अगर कोई पोर्शन नहीं समझ में आता है तो अच्छे से पूछें। बाकी देखिए, मेहनत बहुत लगती है वीडियोस बनाने में। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और सबसे इंपॉर्टेंट आगे अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, और ऐसे लोगों को स्पेशली फॉरवर्ड करें जिनको नीड है इंग्लिश ग्रामर सीखने की, या आगे उनको कंपटीशन की तैयारी करनी है। आशा करता हूँ कि आप सभी ऐसा करेंगे और अच्छे से पढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।